वक्त इंटेलेक्चुअली सिबलिंग्स एंड सेंसेशनल और गाएं भी हंसाएं भी लाए आवाज नई रूही और जूही। जब भी हम जम्मू का जिक्र करते हैं, डोगरी कल्चर, डोगरा लैंग्वेज और डोगरी संस्कृति की जब भी बात आती है तो हमारे टॉप लिस्ट में नाम आता है पद्मश्री शिवदत्त निर्मोही जी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आप इतनी दूर से जम्मू से उधमपुर में आए हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपका नाम जो है बहुत ही खूबसूरत नाम है। आपके नाम का मतलब तो हर कोई जानता है। मेरे जो पिताजी थे वो शिव भक्त थे, शिव की बहुत उपासना करते थे। मेरी 6 बहनें हैं, लेकिन उनको पता था कि उनके घर लड़का नहीं है, तो वो क्या करते थे, शिव की पूजा करते थे। तो परिणाम स्वरूप जब मेरा जन्म हुआ तो उन्होंने मेरा नाम रखा शिवदत्त, जी। और शिव के द्वारा दिया हुआ। और जो मेरी दादी थी वो मुझे मदन नाम से बुलाती थी, तो गाँव के लोग जो थे वो मुझे मद्दू कहते थे। तो जाने कि इस तरह से स्कूल में मेरा नाम शिवदत्त था। जो महिलाएं थी मोहल्ले की, मेरी दादी या मेरे ताई, मेरी चाची हैं, वो मुझे मदन नाम से बुलाते थे। दोस्त जो थे वो मुझे निक नाम से, मदन नाम से बुलाते थे। जी हाँ। जी, जब आप बॉर्न हुए 1937 आई थिंक वो ईयर था 1937 सर। में। उस दौर में और आज के दौर में आप क्या समझते हैं कि कितना डिफरेंस आया है, चाहे लैंग्वेज की बात की जाए, चाहे लिटरेचर की बात की जाए, या फिर जेडी साड़ी यहाँ गली मोहल्ले चेंज हुई है? मैंने विश्व इतिहास पढ़ा है जी। विश्व इतिहास में क्या होता है, जहाँ आप साहित्य का इतिहास देख ले, किसी का भी देख ले, उसमें क्या होता है, परिवर्तन धीरे धीरे आता है। जी। अब जो हिंदी साहित्य को ले ले, और वीर गाथा काल था तो वो 200 वर्ष चला, भक्ति काल था वो 400 वर्ष चला, रीति काल था वो 200 वर्ष चला, आधुनिक काल चल रहा है। इसमें क्या था, परिवर्तन आने में कई 100 वर्ष लग जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक दशक में परिवर्तन आ जाता है। जो कुछ हम पहले देखते थे, देखते ही देखते उसमें बदलाव आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ बदलाव आ रहा है। जी। और ऐसा लगता है कि जितनी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, इसमें पीढ़ियों में अंतर आ रहा है। हम जो पुरानी पीढ़ी के लोग जो है ना, वो आधुनिक शैली में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, और जो नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी को समझने में असमर्थ हो रही है। क्या जी जी। क्या बात है, क्या बात। हाँ सर, और साथ में परिवर्तन को एक्सेप्ट करना कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जी, विशेष रूप से जो पुरानी पीढ़ी है ना, जी। क्योंकि वो अभ्यस्त हो गई होती है, उनका एक अपना विशेष जीवन का जीने का तरीका होता है, वो इतनी जल्दी नहीं बदल पाते हैं। लेकिन नई पीढ़ी में मैंने देखा, मेरी और मेरे पोती में बहुत अंतर है। जिस तेजी के साथ वो मोबाइल चलाती है मैं नहीं चला पाता हूँ, और जितनी समझ उसमें है, तो कई बार मैं भी सोचता हूँ, मैं कॉलेज का प्रोफेसर रहा हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है नई टेक्निक का जितने छोटे बच्चों को है, तो वो परिवर्तन स्वीकार करना पड़ता है। जी जी। जैसे हम समझ पाते हैं कि नई पीढ़ी हमसे बहुत आगे है। बिल्कुल सर, देखो आज की डेट में जैसे हमारे पास डिजिटल मीडिया है, हम लोग किसी को जानना हो तो सोशल मीडिया पे चेक कर लेते हैं, गूगल पे चेक कर लेते हैं। आपके टाइम पे मतलब आप कैसे, अगर किसी को सर्च करना है या इंस्पिरेशन लेनी होती थी, तो कैसे आप पहुंचते थे उन तक, कहाँ तक जाते थे? 1937 में मेरा जन्म हुआ और 1947 तक 5-6 साल का था, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद क्या होता था, वहाँ पर चौपाल लगते थे। रात्रि के समय लोग जो होते थे एक जगह पर इकट्ठित हो जाते थे। जैसे मेरा गांव पैंथर में था, तो हमारा जो आंगन था बहुत खुला था। आंगन में रात को 8 बजे के बाद लोग हुक्के लेकर खाना खा करके आ जाते थे। अच्छा, मेरा भाई स्कूल टीचर था, उसका नाम हीमराज था, ताई का बेटा था। उन दिनों समाचार पत्र छपते थे जम्मू में, दिन में समाचार पत्र जो आते थे वो डाक के द्वारा आते थे। हफ्ते के बाद आएगा दूसरे, वो सभी बैठ जाते थे और कहते थे, अच्छा मास्टर जी सुनाइए क्या क्या समाचार, क्या समाचार। जो वो समाचार सुनाते थे, आज गांधी जी ने वहाँ ये कहा, सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा, लाला लाजपत राय जी वहाँ वक्त चले गए हैं, ऐसे वहाँ ये आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन चल रहा है। तो ये हम भगत सिंह का नाम सुनते थे, रामा प्रसाद बिस्मिल का नाम सुनते थे, जितने भी राष्ट्र नेता थे हम अपने भाई से नाम सुनते थे, वो भी सुनते थे, वो भी चर्चा करते थे, फिर आस पास ही चर्चा करते थे। और कोई जम्मू जाता था उसको बुलाते थे कि तुम जम्मू गए थे, कितने दिन रहे, वहाँ आपने क्या देखा, कौन सा नेता देखा, कौन सा दर्शा देखा, क्या क्या देख कर के आए हो। तो वहाँ पर जो था मौखिक था,
ज़्यादा मौखिक था। वो लोग जो थे वो अपने अपने अनुभव सुनाया करते थे कि ऐसा हमने देखा है, ऐसा हमने किया है। तो सिर्फ मेरे भाई साहब जो थे वो पढ़े लिखे थे, वो समाचार से पढ़ पढ़ करके सुनाते थे। समाचार पत्र जो थे प्राय उर्दू में होते थे, और उर्दू वो करीब करीब सभी लोग समझ लेते थे, लेकिन बातें आपस में जो करते थे वो डोगरी में। डोगरी में क्या बात है। अच्छा, आज की डेट में क्या होता है कि जैसे जम्मू की अगर बात की जाए, तो हम लोग एक्सपोजर लेने के लिए बाहर जाते हैं कि जम्मू में एक्सपोजर कम है, जम्मू में डोगरी की इतनी बात नहीं होती है, लोग नहीं गल करते हैं, साढ़े को सैटेलाइट चैनल नहीं है। आपके टाइम पे जब एक्सपोजर की बात होती थी तो आप जम्मू से कहीं बाहर निकले तो कैसा एक्सपीरियंस था वहां पर, तो अगर आप शेयर करना चाहें। पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो है आप बात कर रहे हैं ना, इसका प्रभाव होता है, एक्सपोजर का प्रभाव होता है। मैंने 7वीं पास की, मुझे पंजाब जाना पड़ा। मेरे पिताजी का उन दिनों व्यापार जो था 1947 के बाद ठप हो गया। वो काम की खोज में पंजाब चले, मक्कू कॉलोनी चले गए। मैंने 7वीं तक मैं पैंथर पढ़ा हूँ। जैसे जी.डी. शर्मा जो हैं, ये मेरे सहपाठी रहे हैं। अरे वाह। शजुराम खजूरिया जो गुरु हैं, ये भी मेरे सहपाठी रहे हैं जी। उन दिनों क्या था, जब हम गांव में थे, जब गांव का जो वातावरण था, वातावरण सीमित था। बातें जो होती थी वो सिर्फ गांव तक की होती थी, या गांव के आगे विषय होती थी। कोई इतना बड़े 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 विषयों पर हम विद्यार्थी बात नहीं करते थे। जब मैं पंजाब में आ गया तो मैंने देखा कि वहाँ जम्मू से वो लोग थे, वो काफ़ी आगे थे। मैं वहाँ फिरोजपुर में मैंने मैट्रिक की परमानंद हाई स्कूल से पास ही, वहाँ पर नदी से साथ व्यास की, वहाँ पर भगत सिंह का जो था ना वो स्मारक था। विद्यार्थी भी जाते, हम भी जाते थे, भगत सिंह की बातें सुनते थे और उनके बारे में चर्चा करते थे। हम कहते 23 साल का एक लड़का जो है वो देश के लिए कुर्बानी दे सकता है, वो देश पर नशावर हो सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमें तो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या हम पढ़ करके सिर्फ नौकरियां ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे? क्या हमें कोई ऐसा नहीं होगा जो भगत सिंह बनेगा? या कोई भगत सिंह पर जो कविता लिखता था तो हम उसकी कविता सुनते, तालियां तो बजाते थे, हम भी सोचते क्या हम कभी नहीं बन सकते हैं? ये मुझे लगने लगा कि पैंथर में भी वातावरण था। पैंथर में क्या था कि दीनू भाई पंत थे, हैं, और वो ऐसे आयु में मुझसे बड़े थे। मैं उनको चाचा ही कहता था, मेरे पिता के छोटे भाई थे, लेकिन वो भी कविता लिखते थे। उनकी कविता जो थी वो हास्य रास में लगी हुई होती थी। शायद पहले फैल गए तेतरी बक नहीं ओढ़े तय, तेजा सुठी चंगी तय। हम भी क्या यही करते थे कि जाते थे किसी के घर, धाम होती थी तो देखते थे कितनी सब्जियां बनी हैं, कितनी दालें बनी हैं, खूब खाते थे। तो वो वातावरण था, वो अलग था। अब वहाँ पर क्या था, पंजाब में खाने पीने के अतिरिक्त और भी बातें होती थी। आर्य समाज पर बात होती थी, समाज सुधार पर बात होती थी, नारी उत्थान पर बातें होती थी, आगे बढ़ने की बातें होती थी, हैं। तो वातावरण जो था ना, और दूसरी बात जो थी, जहाँ मैं रहा करता था पंजाब में फिरोजपुर में, मेरी गली में ही एक अखबार निकलता था, बिजली। ओके। और वहाँ पर बहुत से लेखक आते थे, कवि आते थे, वो अपने उनको रचनाएं दे जाते थे। वो मेरे पास भी बैठते थे, मैं उनके पास बैठता था। प्रभाव जो था ना उनका जरूर मुझ पर पड़ा। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर मैं पंजाब में नहीं रहा होता तो शायद मेरा अनुभव जम्मू में रहते इतना नहीं होता जितना वहाँ के से मैं अपने अनुभव लेकर के आया। इस चीज से हमें पता लग गया कि एक्सपोजर कितना ज्यादा जरूरी है। इम्पोर्टेंट है। और सर ये जैसे आपने ये बात बोली, क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा ही होती है जो हमें आगे तक लेकर जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होगी कि इतने मतलब देश को जो अपना तन मन धन देने के लिए तैयार है कि हमने भी कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए। हाँ, क्यूरियोसिटी, हाँ क्यूरियोसिटी। हम जैसे कहानियां सुनते हैं ना, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। अगर हम ये शाहूकारों के उसने इतने नोट बनाए तो उसका अगर हम देशभक्तों की बातें सुनेंगे, देशभक्ति का असर जो होगा, प्रभाव जो होगा, वो हम पर आ जाएगा। राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र से हमारा लगाव होगा ही होगा जी। तो ये असर विद्यार्थी जीवन में सबसे ज्यादा होगा। हमारी डोगरी लैंग्वेज को हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, लेकिन हाँ बीए और एमए मास्टर्स में पढ़ाते हैं। तो ऐसा क्यों है, अगर आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि आपने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, लैंग्वेज पे आपने इतना ज़्यादा काम किया है, तो क्यों हमारी लैंग्वेज डोगरी स्कूल तक अभी नहीं पहुंच रही? जी, सबसे पहले ये था कि 1947 से पहले डोगरी की स्थिति ये थी। एक समय ऐसा भी था जी कि महाराजा रणबीर सिंह के समय में डोगरी को सरकारी भाषा बनाया गया था, राजभाषा थी जी।
और ये भी एक ऑर्डर निकला था, जो डोगरी में नहीं लिखेगा उसकी तनख्वाह से वेतन से 10% काटा जाएगा। अच्छा। ये भी था। तो उस वक्त क्या था, जम्मू के लोग जो थे ना वो डोगरी सीखते थे, काम काज जो थे वो डोगरी में होते थे, सब कुछ डोगरी में होता था। तो उनके देहावसान के बाद जब महाराजा प्रताप सिंह आए उन पर दबाव पड़ा और जहाँ की राजभाषा जो थी ना वो उर्दू बन गई। हमने डोगरी को छोड़ दिया, हमने उर्दू को अपना लिया। इससे पहले जब आप देखेंगे महाराजा गुलाब सिंह का पीरियड या गुलाब सिंह से पहले के पीरियड, जितने भी रजवाड़े थे, चाहे वो हिमाचल में रहते थे चाहे जम्मू में रहते थे, इनमें जितना भी पत्र व्यवहार हुआ है वो सारा टाकरी डोगरी में होगा, आराचा डोगरी में होगा। और म्यूजियम, अगर भूरे से म्यूजियम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई देगा, प्रत्यक्ष दिखाई देगा, उनके पत्र भी वहाँ पर पड़े हुए। ऐसा नहीं था कि डोगरी की उपेक्षा होती हो। अब ये था कि जब जिस सरकार की नीति आ गई, हमारा ये था कि हम जो जम्मू कश्मीर के हैं, राज्य एक ही था, रियासत एक ही थी, लेकिन 3 अलग अलग वो सांस्कृतिक केंद्र, अलग क्षेत्र अलग अलग थे। जैसे जम्मू का क्षेत्र था जिसको हम डुग्गर प्रदेश कहते हैं, इसकी भाषा अलग है, इसकी संस्कृति अलग है, जीवन शैली अलग है। तो कश्मीर जो थी, कश्मीर की भाषा अलग है, उनकी जीवन शैली अलग है। लद्दाख की भाषा शैली अलग है, उनकी जीवन शैली अलग है। अब मान लो जो डोगरी है ये आर्यन भाषा का ही एक विकसित उसका ही एक अंग है। है? हिंदी में आप काके की बोलेंगे संबंध कारक में, डोगरी में दादी दी बोलेगी। अब मान लो कि आप कहते हैं मोहन का घर, डोगरी में कहेंगे मोहन दा घर। अगर आप रजौरी पुंछ में चले जाएंगे, पटवारी में बोलेंगे तो वहाँ काके की जगह आप नाने नहीं लगा लेंगे, मोहन ना घर, मोहन ने कुड़ी। तो अगर आप बजवा में चले जाएंगे तो वहाँ रारे नहीं लगा लेंगे, मोड़ मकान मोड़ कुड़ी। क्या बात, ये क्या है कि थोड़ा से कारकों में, संबंध कारक से ही आपको पूरी की पूरी भाषा आ जाएगी। अब क्या है कि हमारी जो भाषाएं थी ना ये आर्य भाषा के निकट थी। अब जहाँ पर क्या था कि जम्मू कश्मीर में ये जब हमारी नई शिक्षा नीति आई तो हमारे शिक्षा का माध्यम जो था कि क्योंकि वो तो अंग्रेज जहाँ पर छोड़ के गए थे, अंग्रेजों से पहले पारसी में था। नौकरी करनी है तो आपको पारसी सीखनी है, नौकरी करनी है तो आपको अंग्रेजी सीखनी है। तो हम क्या करते थे, हमारा जो शिक्षा का माध्यम जो था मुख्य रूप से वो अंग्रेजी था। अब जब हमारा भारत का संविधान बना, हमारे अलग अलग राज्य बने, तो राज्य बने ही भाषा के आधार पर। पंजाब बना वो पंजाबी के आधार पर बना है। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश था वो हिंदी है, मध्य प्रदेश में हिंदी है, राजस्थान में हिंदी है, हरियाणा में हिंदी है, बिहार में हिंदी। ये भाषाई राज्य थे। अगर बंगाल में चले जाए तो वहाँ की प्रांतीय भाषा बंगाली है, तमिलनाडु में चले जाए तो वहाँ की तमिल है। इस तरह से भाषा थे। जहाँ जम्मू कश्मीर में ये एक समस्या थी कि किसको हम अपनी प्रांतीय भाषा बनाए। कश्मीर के राजनीतिज्ञ बहुत तेज थे, उन्होंने भारतीय संविधान में ये कश्मीरी को 1950 में हिला दिया। कश्मीरी जो थे वो हमारी संविधान में 8वीं सूची में आ गई, लेकिन डोगरी नहीं आई, उसको पनपने नहीं दिया। अब जब डोगरों में जागृति आई तो इन्होंने जो आंदोलन चलाया कि भाई आप भी हमारे स्कूलों में कॉलेजों में डोगरी को भी प्रमुखता दो। तो हुआ ये कि इन्होंने कहा कि डोगरी पढ़ाएगा कौन, उसके लिए टीचर चाहिए। टीचर कौन से होंगे कि जो कॉलेज में पढ़े होंगे या यूनिवर्सिटी में। इन्होंने शुरू किया कि पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी से शुरू करते हैं। पहले यूनिवर्सिटी से बच्चे निकलेंगे, वो कॉलेज के बच्चों को पढ़ाएंगे, कॉलेज के बच्चे स्कूलों के बच्चों को पढ़ाएंगे। अब ये क्रम जो था ये उल्टा था। है अब इन्होंने ये किया कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी में डोगरी डिपार्टमेंट खोल दिए है, फिर उसके बाद इन्होंने कॉलेजों में डोगरी डिपार्टमेंट खोल दिए, हायर सेकेंडरी में खोल दिए। लेकिन प्राइमरी कक्षा के लिए डोगरी पढ़ाने का प्रावधान नहीं है, जो अब ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब कर रहे हैं। अब किताबें तैयार हो रही हैं। जैसे कि कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर। हमारे जम्मू एंड कश्मीर का कल्चर भी अब एक ऐसी मतलब सिचुएशन पे है कि जो चीज़ पहले थी वो बीच में थोड़ी रुक गई, लेकिन अब उसे फिर से बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रही है। बहुत सारे लोग आजकल जम्मू कश्मीर के जितने भी स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, जब एनुअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो एक डोगरी का गाना ज़रूर होता है उसमें। तो आपकी क्या मतलब इसमें सोच है? कुछ ऐसे है जी कि सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि 1947 से पहले ये डोगरों का लिबास, खाना पीना, रहने की शैली बिल्कुल अलग थी। जब भी कोई आता जाता था कोई व्यक्ति,
तो वो क्या करता था, पगड़ी जरूर बांधता था। हाँ जी, हाँ जितने भी घूमते थे पगड़ी पहन करके घूमते। जी, जो नारियां थी वो सुथन का प्रयोग करती थी, लंबे कुर्ते चादर का प्रयोग करती थी। पुरुष जो थे वो कोट जैसा पहनते थे, भास्कर जैसे पहनते थे, घोड़ाना वो इत्यादि लगाते थे। एक निश्चित उनकी वेशभूषा थी। घर में जो सामान रखा जाता था, खाना बनता था, वो डोगरा खाना बनता था। तब हम पर इतना बाहर का प्रभाव नहीं था। अब क्या है कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनका जो सांस्कृतिक प्रभाव था वो तो पहले तो भारत में आया। जी। तो नगर में आकर के हम लोग जो थे, जो जम्मू के हैं, उन पर भी उनका थोड़ा बहुत असर पड़ा। अब हमारे पड़ोस में पंजाब था, पंजाबी संस्कृति का भी असर पड़ा हम पर। तो इसी तरह से जो बाहला प्रभाव था वो पड़ा, हमारे खाने पीने की आदतें बदली, हमारा जो था ना रहन सहन भी थोड़ा बहुत बदला। वो जो हमारी पुरानी चारपाइयाँ थी वो हमने निकाल करके बाहर फेंक दी। हमारे जो बिन्ने होते थे वो बदल गए हैं, अब उनकी जगह कुर्सियाँ और सोफे आ गए हैं। इसी तरह से रसोई में जो चाटियाँ होती थी, मिट्टी के बर्तन होते थे, कितने अच्छे होते थे। उनका पानी फ्रिज के पानी से बढ़िया होता था, उनको हमने बाहर फेंक दिया, अंदर हम फ्रिज ले आए। झूलने के लिए पंखे होते थे, वो हमने फेंक दिए, हमने पंखे लगा दिए। ये एक परिवर्तन आया, और ये परिवर्तन हर जगह आया, और इसके हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं कि शायद लोगों को ये अच्छा लगा, उन्होंने अपना लिया। जहाँ तक ये रहा कि एक संस्कृति क्या है, जैसे एक नदी होती है ना, वो लगातार अविरल बहती रहती, अविरल, वो रुकती नहीं। ऐसे संस्कृति जो होती है ना, ये भी एक नदी की धारा की तरह है, ये बहती रहती। अगर बीच में कभी कभी कोई बड़ी चट्टान भी आ जाए तो थोड़ी देर के लिए रुकती है, फिर चट्टान को फांद करके फिर वो आगे बहना शुरू हो जाती है। संस्कृति की अपनी अलग पहचान होती है, और उसमें क्या होता है कि हमारा व्यक्तित्व झलकता है। अब एक डोगरा जो व्यक्ति है, या जो डोगरा की जो संस्कृति है, वो आपको अलग लगेगी। जब आप बंगाल में चले जाएंगे, उनकी जीवन शैली आपको अलग लगेगी। तमिल में चले जाएंगे, वहाँ आपको अलग लगेगी। ऐसे हमारे वैदिक देवी देवता एक हैं, वो तो हमारे एक ही हैं, ब्रह्मा विष्णु में एक ही हैं, दूसरे एक ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब हम स्थानीय संस्कृति को ले लेते हैं तो स्थानीय देवी देवता भी आ जाते हैं। अब बाबा जित्तो जो है उसकी पूजा जो है वो जम्मू में ही होगी, इसरो है उसकी जापान में ही होगी। तो अलग अलग अपने अपने स्थानीय देवता आ जाते हैं। जो अलग अलग हमारी अपने स्थानीय विशेषताएं जो होती हैं उसको हम स्थानीय संस्कृति कहते हैं। जो हमारी डोगरों की अपनी स्थानीय संस्कृति है वो ही हमारी जो है ना वो पहचान है। अब मान लो कि हमारे लोकगीत है या लोक संगीत है, उसमें क्या बारे हैं, बारों में क्या है, वीरतावरी वो गीत है। जब जोरावर सिंह की बात सुनाई जाती है तो हमको कितना गर्व महसूस होता है कि हमारे डोगरों ने लद्दाख में जाकर के ऊंचे शिखरों पर झंडे फहराए, वो मानसर तक चले गए, वो गलगित तक चल गए, वो बल्तिस्तान तक चले गए और अपना लेते गए। हमें भी लगता है कि वो तो हमारे फुट जो थे जिन्होंने इतना जीता, हम कहाँ पीछे रहेंगे, आप क्यों पीछे रहे, क्यों नहीं हम आगे बढ़े। और जब हम जो देखते जहाँ के ऋषि मुनि थे, स्वामी नित्यानंद थे, बाबा जगन्नाथ थे, जब इन्होंने इतनी ख्याति अर्जित की, वो अपने अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़े, हम क्यों ना बढ़े। अगर जिन्होंने पंत ने डोगरी में लोक गीत लिखे, हम क्यों ना लिखे। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें अपनी संस्कृति से लगाव होता है। ये आप ठीक कहते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें कॉलेज में हो, विश्वविद्यालय में हो, तो उसमें अगर दूसरे गीत हम गाते हैं उसके साथ साथ हम डोगरी गीत गाते हैं। इससे क्या होता है कि हमने ये देखा जितने बच्चे अपने स्थानीय गीत सुन करके आनंदित होते हैं, इतने वो शास्त्रीय गीत या बाहर के गीत सुन करके नहीं इतने होते, उनका आनंद आता है। उनको ये लगता है इसमें हमारा जो है ना ये मानसिकता हमारी घुली मिली है, ये तो हम ही बोल रहे हैं, ये हमारे ही गीत हैं। क्या बात है सर। एक गुस्ताखी माफ है, अगर आपके दौर का या आपका जब आप छोटे थे कोई डोगरी गाना तुस गुनगुनाते हो ते अगर तुस सुनाओ दो त्रै लाइना अगर कोई तुसी चेता होया। सर कुछ ऐसा था कि जब मिजोरम के मेले लगते थे ना जी। तो लोग क्या करते थे, स्थानीय जो घटनाएं होती थी उन पर गीत लिखते थे। अब चाँद प्लास्टर था, वो ब्राह्मण था, उसने गोदावरी मेघ लड़की से शादी की, तो उस पर लोगों ने गीत लिख दिया है। तो चंद प्लास्टर
कुड़ी रही या कुड़ी या वो मैगे नहीं है, इस तरह के गीत जो गाते थे। अब मान लो कि जैसे पैंथर जो था वो पैंथर और चिड़ाई के बीच में नदी बहती है, तो जो चिड़ाई गीत जो इलाका था वहाँ पर ये जंगल कली की वजह से पहले सड़क बन गई, तो उन्होंने कहा सुन लो पैंथर दियो लोग को चिड़ाई विच गड्डी आई है, गड्डी आई पुजी संतरानी लब्बे नवीं नकोर रानी, यानी कि एक दूसरे की बात को व्यक्त करने के लिए, अपनी श्रेष्ठता को बताने के लिए तभी लोग क्या करते थे, गीत गाते थे। इसी तरह से गीत जो होते थे वो स्थानीय जो घटनाओं पर होते थे। अगर बलदेव शाह ने वहाँ पर कूल बना दी, छोटी नहर बना दी, सुनो सुनो लोगो तो सुनो बलदेव शाह थप्पा पैंथल दा बनांदा कूल थप्पे दा, इस तरह के गीत जो थे ना वो स्थानीय गीतों थे, लोग गाते थे और उनकी बहुत प्रशंसा होती थी। ऐसे मैंने एक गीत सुना, गीत क्या था कि ज्वार पादा पैंथल दा जाई पुजिया वो कूल। अच्छा, अब मैंने क्या किया, पैंथल की वंशावली देखी, मैं भी पैंथल का था, मैंने ये सोचा कि वो ज्वार पादा कौन था, और मैंने सबसे पूछा, ज्वार पादे का पता नहीं चला कौन है, वो नाम उसका आ रहा है कि वो पैंथल का था, वो गुड़ कैसे चला गया, कहानी ढूंढ रही थी, मुझे पता नहीं चला। जब मैं हरिद्वार में गया तो वहां पर पंडितों से देखा, ज्वार का नाम था, उसके दस्तखत थे, मुझे ये लग रहा ये तो एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, इसका नाम कैसे मिट गया। पता चला कि जवाहर की 3 बेटियां थी, बेटा नहीं था। अच्छा, अब क्या हुआ कि बेटे के नाम से ये वंश चलता है, तो आगे बेटियां तो की हुई, उनको मुआ पादियाँ कहते थे, लेकिन जवाहर का नाम जो था गीतों में तो रहा है, लोक समाज है ना वो उसको बोल के, इसलिए गीतों का, लोक साहित्य का एक विशेष संस्कृति में महत्व होता है। जो हमारे नायक होते हैं उनको हम अपने गीतों में बांधने का प्रयास करते हैं और वो अमर हो जाते हैं। सर जैसे आपने बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ सामने, तो इनके बारे में कुछ आप बताएं कि सबसे पहली जो बुक आपने लिखी, क्या सोचकर लिखी, किस बारे में लिखी? ये असल में ये था कि एक मैं चौथी में पढ़ता था, एक लंबे से संत हमारे घर आए जी, मैं स्कूल से निकला था, उसने उन्होंने देखा, बेटे खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया, उन्होंने मेरी तरफ देखा, कहा बड़े होकर के तुम लेखक बनोगे। एक तो उसने बीजारोपण कर दिया, दूसरे जो मेरे पिता के जो गुरु थे वो उन्होंने मेरे पिता को कहा इसको कहोगे जैसा सरस्वती मंत्र पढ़ा करे। फिर मैंने 1-2 बार पढ़ा, मुझे लगने लगा मैं क्लास में प्रथम नहीं आ रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहला जो था ना जो मैंने गीत लिखना शुरू किए वो मेरी बड़ी बहन थी पुष्पा। अच्छा है, उसको घर में मजाक में हम चिढ़ाते थे, कहते हैं कार्टो। पहली कविता मैंने उसकी बात, कार्टो बड़ी गंदी है, दूध मलाई कर दी। तो इस तरह से मेरा आराम जो था ना वो शुरू हो गया। पहले शुरू में मैं कविताएं लिखता था। अच्छा, और उसमें क्या था कि कविता जो थी तब उन दिनों समाजवाद की धारा चल रही थी, किसकी धरती किसका धन, कौन अधिकारी जिसका श्रम, श्रम कौन करता है शोषण, क्या शोषे क्या धनी वर्ग। तो इस तरह से वर्ग संघर्ष की बातें गाते थे, गीत गाते थे, दूसरा तीसरा गाते थे। असल में मैं जब पंजाब से लौटा तो मैं बहुत एक तरह से एक संपत्ति लेकर के आया। वहाँ से वो ये था कि मेरे जो प्रोफेसर थे वो लेखक थे, एक उनमें बस था, उनकी व्याकरण थे, निबंधों पर किताबें थी। जब मैं हीरानगर में 1956 में तीसरे लगा तो मैंने 3 किताबें लिखी। एक थी जो मेरी जो किताबें थी, एक था प्रगतिशील हिंदी व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण, न्यू स्टाइल हिंदी व्याकरण, और एक निबंधों पर थी। तो इस तरह से मैंने आरंभ कर दिया। फिर उसके बाद मैं नाटकों की तरफ आ गया। मैं रियासी में था, पहले नाटक मैंने लिखा नवा स्कूल, उसमें मैंने बताया कि स्कूल में क्या क्या परिवर्तन आया है। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो मैंने नाटक लिखा राष्ट्र जाग उठा। उसका मंचन जो था पहले बार रियासी में हुआ, दूसरी बार कटरा में हुआ, तीसरी बार जम्मू में हुआ। जो धन आया वो हमने राष्ट्रीय कोष में दे दिया। फिर मैंने पहली कहानी लिखी प्राचित, उस पर मुझे बेस्ट बुक अवार्ड मिल गया, बेस्ट कहानी अवार्ड मिल गया। फिर मैंने लेख लिखा, उस पर भी मुझे पहला पुरस्कार मिल गया। मुझे लगने लगा जो मैं कर रहा हूँ जो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और थोड़ी बहुत चर्चा भी हो गई। तो मुझे स्कूल टीचर था, बहुत छोटी उम्र में मुझे स्टेट अवार्ड भी मिल गया। तब मेरी उम्र
कोई 28-29 साल की थी, वाह तो मुझे प्रोत्साहन मिलने लगा। फिर मैं पढ़ने लगा, जी तो स्कूल टीचर भी रहा, 10वीं करके मैं लगा था। फिर मैंने MA B.Ed कर ली जी पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठा, तो मेरा चयन हो गया, हो गया। मैं कठुआ पहुंच गया। कठुआ वालों ने मुझे हायर एजुकेशन वालों ने मुझे चंडीगढ़ भेजा एक विशेष प्रशिक्षण के लिए। वहाँ मुझे हिमाचल के लोग मिले, पंजाब के लोग मिले, तो वहाँ से उन्होंने मुझे अपनी किताबें दी और भेजी। वो वहाँ के इतिहास, संस्कृति और लोक साहित्य पर थे। उन किताबों को देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ। जी जी मैंने निश्चय कर लिया कि मैं जम्मू में जाकर इन्हीं पर काम करूंगा। काम पहले जो मेरी किताब थी उसका नाम था डुग्गर की लोग आता है। ओके वो किताब जो थी मैंने कारकों और बारों पर लिखी थी जी और जब ये मेरी पुस्तक छपी, अकेडमी ऑफ आर्ट लैंग्वेज कल्चर ने मुझे बेस्ट बुक अवार्ड दिया जी 84 में। दूसरी किताब मैंने अपने गाँव पर लिखी जिसका नाम था डोगरा गाँव पैंथर। फिर तीसरी किताब थी वो मैंने लिखी डुग्गर का लोक साहित्य, उस पर भी मुझे पुरस्कार मिला कल्चर एकेडमी की ओर से। जी फिर मैंने डुग्गर की संस्कृति पर लिखी, तो उस पर मुझे राष्ट्रीय स्तर का मिल गया। उन दिनों चंद्रशेखर जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे। फिर क्या हुआ, काले में रहते हुए मुझे बहुत से मौके मिले। मैं भारतीय दार्शनिक विश्वविद्यालय में गया, उन्होंने मुझे दक्षिण भारत के मंत्र दिखाए, तो मैंने डुग्गर के मंत्रों पर लिख ली। मैं राजस्थान में गया तो उन्होंने मुझे वहाँ के किले दिखाए, मैंने किलों पर किताबें लिखना शुरू कर दी। इस तरह से अगर मगध में गया तो उन्होंने मुझे बुद्ध धर्म पर सेमिनार था, मैंने जहाँ के बुद्ध धर्म पर लिख दी है। अगर मैं जहाँ महाराष्ट्र में गया, अजंता अलोरा की गुफाएं देखी, तो मैंने डुग्गर की गुफाओं पर लिख दी। इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्रम चलता रहा। ऐसे ये किताब है, इसका नाम है डुग्गर के दुर्ग। ये मैं राजस्थान के दुर्ग देख करके आया था, उससे प्रभावित होकर। जी 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 ये किताब है डुग्गर की नदियाँ। जी 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 जब मैं दक्षिण भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ देखी, तो मैंने कहा मैं अपनी जम्मू की नदियों पर भी लिखूंगा। जी 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 ये आ जाता है डुग्गर के शहीदी स्मारक। इसमें क्या था कि जितने भी हमारे वीर पुरुष शहीद हुए युद्धों में, मैंने उनके लिए लिखा। फिर क्या था कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने मुझे बुलाया था, मैं जहाँ के संतों पर पेपर लिखो। फिर मैंने किताब लिख ली, नाम था डुग्गर के संत। इसी तरह से फिर क्या था कि मैंने ये महल देखे वहाँ के मुगलों के, तो मैंने डुग्गर के महलों पर लिख दी, क्या है डुग्गर के राज महल। फिर क्या था कि डुग्गर की लोग आता है जिसका मैंने आपसे वर्णन किया, ये किताब कारकों बारों पर आ गई। फिर मैंने लगा कि मैं क्यों ना अपने गाँव पर लिखूं, मैंने अपने गाँव पर लिखी डोगरा गाँव पैंथर। उसके बाद क्या था कि जब मैंने भारत के नगर पुस्तक पढ़ी, भारत के नगर देखे, मैंने कहा हमारे डुग्गर में भी बहुत से ऐतिहासिक नगर हैं, कि मैंने पुस्तक ली थी डुग्गर के नगर। हर एक इंस्पिरेशन के पीछे एक पीसफुल माइंड होगा, तभी आप इतनी सारी बुक्स लिख पाएंगे। तो आपके जो जीवन में आपकी वाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है जी असल में मैं पहाड़ का था, गांव का था, मेरी पत्नी शहर की है, जम्मू की है। और मैं 10वीं था जब मेरी शादी हुई, और जब मैं ससुराल जाता था मेरे साले जो थे वो कॉलेज में पढ़ते थे, तो मुझे भी उनसे प्रेरणा मिलती थी। और उसमें क्या था, विष्णु प्रभाकर इनके भाई थे और वो रेडियो स्टेशन में थे, मैं उनसे भी मिलता था। और लोग भी थे जो लेखक थे, तो मुझे इनसे प्रेरणा मिली कि मैं भी पढूं, मैं भी आगे पढूं। तो जितना कुछ मैंने पाया है या जो मैंने सोपान चढ़े हैं वो विवाह के बाद ही चढ़े। विवाह तक मैं प्राइमरी स्कूल टीचर था। बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारा एक्सपोजर आपको मिला, पंजाब से, बाहरी जगहों से भी आपको बहुत एक्सपोजर मिला। लेकिन वो जो पद्मश्री से सम्मानित जब किया गया आपको, तो वो एक एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि हर कोई ऐसे अवार्ड शो को देखना चाहता है। जब अपने नाम को नॉमिनेट किया तो वो एक एक्सपीरियंस कैसा था, वो एक चार्म कैसा था, वो खुशी कैसी थी जो आपने अपने घर में बताई? पहले ये था, माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में अनिल तिवारी थे, उन्होंने मेरा साइटेशन लिखा। अच्छा, मेरा नाम जो गया माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के थ्रू गया। मेरी किताबें लेने जो लोग आए, कोई 12 लोग थे, अलग अलग विश्वविद्यालयों के थे जी। गिरजा जी थी, वो गुजरात के थी। इसी तरह से अभिषेक थे, वो बनारस के थे। तो आए, मेरी किताबों के साथ लेकर के चले गए। क्या प्रतिक्रियाएं हुई, आशुतोष भटनागर जी आए थे, उनके साथ टीम आई थी। तो मुझे जब मेरी CID होने लगी
दूसरे तीसरे पता लगने लगा कुछ ना कुछ हो रहा। हाँ जी, तो 25 को मुझे होम मिनिस्ट्री से फोन आया था कि जो सूची तैयार हुई है जी उसमें आपका नाम भी है कि अगर आप भारत सरकार आपको पुरस्कार देती है तो आप स्वीकार करेंगे। ये उन्होंने मुझे जरूर पूछा था। कहता फाइनल नहीं हुआ है अभी, तो वो फाइनल शाम को होगा। तो मैंने कहा ये मेरा नहीं, ये पुरस्कार पूरे डुगर का हो को कुछ लगा कि नहीं कोई काम करो तो कहीं ना कहीं आदमी की पहचान भी बन जाती है। काम की वजह से पहचान बनती है। अगर काम किया है तो कोई ना कोई होता है। ये सर आपकी पूरी मेहनत है और इतनी सारी चीज़ें हैं। हम भी मतलब आप देखिए हमारी उम्रें भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, 28 29 30 साल के बच्चे हैं और स्कूल में तो इतनी सारी चीज़ें हमने कभी पढ़ी नहीं, अपने डुगर देश की बातें तो हमें पता ही नहीं। लेकिन आप जैसे शख्स से बात करते हैं, उनसे उनकी किताबें पढ़ते हैं तो तब जाके हमें पता लगता है कि हमारे जम्मू क्षेत्र में ये जगहें हैं, ये हमारे स्मारक हैं, ये हमारे पुराने लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं पहचानते हैं। तो आज हमें ये जो मौका मिला, हम ये समझते हैं कि आपने जो वक्त दिया, हम बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं सर। मैं भी गर्व महसूस कर रहा हूँ, आप इतनी दूर से आए हैं और आपका आना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये है मस्ती, ये है